हेलो बच्चों। दोस्तों, केमिस्ट्री की कहानी बेअसर हो जाती अगर आप ना होते, हम ना होते, एटॉमिक स्ट्रक्चर ना होता। अरे रुकिए जरा, आज भी यही सब बोलेंगे का? अरे आज बहुत ही खास दिन है। आज हमारे विलन जैसी एंट्री करने वाले भन्नाट सर का जन्मदिन है। सुनाइए कुछ तड़कता भड़कता। सारा शहर जिनको लोएन के नाम से जानता है, लोएन के नाम से जानता है, श्री श्री भन्नाट सर 1008 अमन सर, मैथमेटिशियन जिनका जन्मदिन है, आज हम सब साथ मिलकर मनाएंगे भन्नाट तरीके से। और गोलियां चलेंगी, धमाका होगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा और हम प्रे करेंगे भगवान से, तुम जियो 1000 साल, साल में दिन हो 50,000, तुम्हारी खुशियों का दीपक यूं ही जलता रहे, तूफान भी उसको ना बुझा पाए। मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन भन्नाट सर, आज उनका जन्मदिन है, हम सबको साथ मिलकर सेलिब्रेट करना है। तो ये खुशियों का पल साल में एक बार आता है, इसको हम साथ मिलकर मनाएंगे। श्री श्री भन्नाट सर को एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब साथ मिलकर प्रे करते हैं भन्नाट सर यूं ही मैथमेटिक्स के अंदर 4 चांद लगाते रहें, बच्चों को हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही मैथ्स की माया में यूं ही बच्चों को मजे दिलाते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम उनके साथ हैं। आज हम इस सेशन में एक और अध्याय को आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हम जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट E/m कैलकुलेशन की बात की जाएगी और साथ में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की भी एक बेहतरीन अंदाज में बात की जाएगी, जिससे हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट कर पाएंगे। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से चार्ज बाय मास हमें मिल पाएगा और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज की बात कर पाएंगे। पूरा चैप्टर जादूगरी की तरह है, एक के बाद एक अध्याय अपने आप खुलता चला जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानना होगा। इसको हमें E/m कैलकुलेशन में यूज करना है। आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, कूलम्ब्स लॉ की बात करें। इलेक्ट्रिक फोर्स Fe क्या होगी, ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जितना हमें केमिस्ट्री में यूज करना है उतनी ही बात की जाएगी। कूलम्ब्स लॉ क्या है? आई होप आपने कूलम्ब्स लॉ के बारे में सुना होगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 इस प्रकार से r डिस्टेंस पर है, Q1 Q2 r डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इनके बीच में डिस्टेंस r, तो देखिए F इलेक्ट्रिक होगी K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है? ये R है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। K क्या है? K कांस्टेंट है। K इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इसको हम आगे इस चैप्टर में एक बेहतरीन अंदाज में यूज करेंगे। देखिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, यह मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूला से एक बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप इसके बारे में आप जानते भी होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में अगर बात की जाए फोर्स की, तो देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe अगर चार्ज पार्टिकल Q है एंड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, जितना हमें यूज करना है उतना ही जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो E है कैपिटल E, इसकी टर्म्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें केवल इतना ही जानना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी माया आप फिजिक्स में जानेंगे। एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में हमें फोर्स मिल जाएगी। क्लियर है बात? तो चलिए अब हल्का सा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी जान लें। मैग्नेटिक फोर्स एफएम किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, आइए इसकी बात करें। मैग्नेटिक फोर्स ये आप जानते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल के केस में इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये चार्ज पार्टिकल Q है और मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, Fm क्या होगी? Fm इज B इंटू Q इंटू V। Fm क्या होगी? B इंटू Q इंटू V। B क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। एंड Q क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप जानते ही हैं, Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, V इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज। V क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से मूविंग चार्ज पार्टिकल के केस में हम F मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फोर्स को एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट कर सकते हैं। जितना हमें केमिस्ट्री में यूज करना है उतना ही मैंने यहां पर आपको बताया है। ज्यादा डिटेल, ज्यादा बारीकी के साथ फिजिक्स में आप इसकी बात करेंगे। चलिए इस चैप्टर में हमें आज इस सेशन में इतना ही यूज करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की, E बाय M कैलकुलेशन की हमें बात करनी है। जे थॉमसन ही थे जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक बेहतरीन अंदाज में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात की थी और उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन पर अपनी रिसर्च को जारी रखा और सोचा कैसे इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट कर पाए, चार्ज को कैलकुलेट कर पाए। अलग से मास कैलकुलेट करने में जे थॉमसन कामयाब नहीं हुए, चार्ज कैलकुलेट करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन चार्ज बाय मास को एक बेहतरीन अंदाज में जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास को कैलकुलेट किया है और यह कारनामा जे थॉमसन ने करके दिखाया 1897 में। इन 1897 जे थॉमसन डिटरमाइंड चार्ज बाय मास और E बाय M, चार्ज बाय मास और E बाय M। इसकी वैल्यू आपको प्रीवियस सेशन में बताई जा चुकी है। कैसे ये कारनामा किया? बाय स्टडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज के डिफ्लेक्शन को एक बेहतरीन अंदाज में जे थॉमसन ने अंडरस्टैंड किया, कैलकुलेशन की और चार्ज बाय मास कैलकुलेट कर पाने में कामयाब हुए। आइए इस डायग्राम को देखें और ध्यान से देखें इस डायग्राम को। सबसे पहले इस मैग्नेट को भूल जाएं, इन प्लेट्स को भूल जाएं, ध्यान से देखते रहें, 1 मिनट तक डायग्राम को देखते रहें। इस मैग्नेट को भूल जाएं, इन प्लेट्स को भूल जाएं जिन पर पोलैरिटी है, माइनस प्लस चार्ज है। फिर ये डायग्राम आपको ज्यादा सिंपल नजर आएगा। ध्यान से देखिए, कैथोड रेज यहां से यहां मूव करती हैं। यह आपने एनोड में होल बनाया है, इस होल से कैथोड रेज पास होंगी। क्लियर है? तो कहां पर स्ट्राइक होंगी? ये स्ट्राइक होंगी इस पॉइंट पर। कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है इसकी पूरी माया आपको प्रीवियस सेशन में बताई जा चुकी है। यहां से देखिए, कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रेज मूव हो रही होंगी और यहां पर स्ट्राइक करती हैं। ZNS स्क्रीन है ये और इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती हैं विदाउट एनी डेविएशन। कैथोड रेज यहां पर स्ट्राइक करती हैं तो हमें यहां पर ब्राइट स्पॉट मिलेगा। क्लियर है बात? तो देखिए क्या होगा। इन द बिगिनिंग, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड रेज स्ट्रक द फ्लोरोसेंट स्क्रीन एट बी। बी देखिए क्या है, बी ये है। यहां पर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं इस पॉइंट बी पर और यहां आपको ब्राइट स्पॉट मिलता है। ZNS फ्लोरोसेंट मटेरियल है। जैसे ही कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर स्ट्राइक करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलेगा? ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ZNS एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, इसके ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो आपको ग्रीनिश ग्लो मिलता है और ग्रीनिश ब्राइट स्पॉट मिलता है।
आई होप ये आपने प्रीवियस सेशन में एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। तो पॉइंट बी पर क्या होगा ये आप देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, देन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्ट्राइक एट पॉइंट ए। इसके बाद देखिए क्या होगा, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, मैग्नेट को भूल जाइए, अब हम ये प्लेट इसके पास लेकर आएंगे, प्लेट इसके पास लेकर आएंगे तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो कहां पर जाकर स्ट्राइक करेगा, देखिए पॉइंट ए पर। अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो पाथ कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो पाथ इसका ऐसा हो जाएगा। कहां स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइक करता है पॉइंट ए पर। अब आपको ग्रीन स्पॉट कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल है, यहां पर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तो आपको ग्रीन स्पॉट मिलेगा। क्लियर है बात। इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में फ्लोरोसेंट मटेरियल से आपको यह पता चल जाएगा कैथोड रेज यहां पर स्ट्राइक हुई हैं और डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींच रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन का पाथ डेविएट होगा और इस प्रकार से डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है पॉइंट ए पर। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जे थॉमसन ने जो किया वही हम करेंगे। देखिए इसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, चलिए आगे चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वर एडजस्टेड इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन अगेन स्ट्राइक एट पॉइंट बी। ध्यान से देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड किस बेहतरीन अंदाज में यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर दे। जिससे क्या होगा, बैलेंस करने का क्या मीनिंग है, जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स यहां पर अप्लाई कर दी जाए और सेम मैग्नीट्यूड के साथ, जिस मैग्नीट्यूड के साथ नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है एफ इलेक्ट्रिक से, इसको हमें बैलेंस करना है। तो एक ऐसा फील्ड हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जनरेट करना होगा ताकि एफ इलेक्ट्रिक को एफ मैग्नेटिक बैलेंस कर पाए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग पाए, एफ एम। तो यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एफ इलेक्ट्रिक को एफ मैग्नेटिक बैलेंस कर दे, एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल हो जाए एफ मैग्नेटिक और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो होगा क्या, जिस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस ए पॉइंट को स्ट्राइक कर रहा था, अब ए पॉइंट को स्ट्राइक करने की बजाय फिर से ये इलेक्ट्रॉन किसको स्ट्राइक करेगा, बी पॉइंट को स्ट्राइक करेगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं अभी तक हमने क्या क्या यहां पर किया है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये स्क्रीन है और ये पॉइंट बी है जहां इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक करता है। ये देखिए ये पॉइंट बी है जहां इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक करता है, ये पॉइंट बी है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखिए क्या किया, अब इलेक्ट्रिक फोर्स को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। कैसे लग रही होगी, ध्यान से देखिए, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था इस प्रकार से, इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, यहां पर प्लेट लगा दी गई है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये देखिए नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बीच से क्रॉस होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में डेविएशन देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से जैसे ही मूव करता है तो डेविएशन देखने को मिलेगा। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है और अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है तो पाथ कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पाथ ऐसा हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर कहां स्ट्राइक करता है, अब बी पर जाकर स्ट्राइक नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, कहां जाकर स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइक करता है पॉइंट ए पर। और इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सी फोर्स लग रही होगी, इस प्रकार से
एफ इलेक्ट्रिक लग रही होगी। कौन सी फोर्स लग रही होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रिक लग रही होगी, जिसकी वजह से इस प्रकार से डेविएशन हो पाया है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब फिर से अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस बी पॉइंट पर ही स्ट्राइक करना हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स को अप्लाई करना होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से हम अप्लाई कर पाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स। तो उससे क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये स्क्रीन हमारे पास है, ये स्क्रीन हमारे पास है, इस स्क्रीन पर ये पॉइंट बी है, ये देखिए ये पॉइंट बी है। फिर से हमें बी पॉइंट तक पहुंचना है। कहां से? ए पॉइंट से। और देखिए इलेक्ट्रॉन कहां स्ट्राइक करता है? इलेक्ट्रॉन इस ए पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। किसकी वजह से? नीचे क्या लग रहा है? नीचे मैग्नेटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। तो हमें क्या करना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स यहां पर अप्लाई करनी होगी? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करनी होगी। नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, आप यहां पर देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे मैग्नेटिक फोर्स नहीं, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिसकी वजह से पहले क्या हुआ था? डेविएशन हुआ था। अब हमें इस इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स हमें अप्लाई करनी होगी। देखिए मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने पर क्या हो पाएगा? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने पर फिर से इलेक्ट्रॉन का टारगेट यही होगा, पॉइंट बी होगा। यानी नीचे जो एफ इलेक्ट्रिक लग रही थी इसको बैलेंस कर दिया है। किसने बैलेंस कर दिया? इसको बैलेंस कर दिया है एफ मैग्नेटिक ने। तो यहां से हमें कुछ मिल पाएगा क्या? आइए इसकी बात करें। एफ इलेक्ट्रिक अगर एफ मैग्नेटिक के इक्वल है, एफ इलेक्ट्रिक एफ मैग्नेटिक के इक्वल है, तो यहां से देखते हैं क्या मिलता है। एफ इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इनटू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल ई क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? ऐसे ही देखिए बी से इंडिकेट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कैपिटल बी, जिसको हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन में। कैसे यूज करेंगे आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसके लिए कुछ मिनट्स आपको इंतजार करना होगा। डेफिनेटली यूज करेंगे इन फोर्सेस को, जब इक्वलाइज किया जाएगा वहां यूज करेंगे। और ई बाय एम कैलकुलेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे हमें इसको इक्वलाइज करना है, यहीं से एक कंडीशन मिल पाएगी जिसको हम ई बाय एम कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे। देखिए यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वी क्या है? वी इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज। आइए इसको यूज करते हैं। एफ एम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स क्या है? बी इंटू ई इंटू वी। यहां से ई से ई कैंसिल होगा, वी हमें मिल पाएगी ई बाय बी। इस रिलेशन को हमें यूज करना है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ मैग्नेटिक को इक्वलाइज करने से जो रिलेशन हमें मिलता है, इसको हम एक बेहतरीन अंदाज में यूज करेंगे और ई बाय एम कैलकुलेशन को हम अंजाम तक लेकर जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस कंडीशन को यूज करते हुए कैसे ई बाय एम कैलकुलेशन की जा सकती है, इसकी हमें बेहतरीन अंदाज में बात करनी है। हमारे पास अभी रिलेशन क्या है, कंडीशन क्या है? V इज इक्वल टू ई बाय बी। इसे हमें यूज करना है। E को हम जानते हैं, हमने अप्लाई किया है, B को हम जानते हैं, इसको भी हमने अप्लाई किया है। तो इस बेहतरीन अंदाज में यहां हम बात कर पाएंगे ई बाय एम कैलकुलेशन की। ध्यान से देखिए, यहां पर टू चार्ज प्लेट्स हैं जिनके बीच से कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। होगा क्या? पूरी कंसंट्रेशन पूरे फोकस के साथ देखिए, सब समझ आएगा आपको। बेसिक फिजिक्स हमें यूज करने हैं, ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज नहीं करना है। ये देखिए, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अभी ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखिए एक्स डायरेक्शन में होगी vx, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? देखिए uy होगी 0। इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इसके ऊपर अभी नहीं लग रही है, तो ये क्या होगी? 0 होगी। लेकिन जैसे ही इन दो प्लेट्स के बीच ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, वैसे ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसका डेविएशन होगा और इस प्रकार से
डेविएशन होते होते पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते होते ऐसा पाथ ये ट्रेस करता है। क्लियर है बात? जाना कैसे चाहिए था? बी पॉइंट को ऐसे हिट करना चाहिए था, जाना ही ऐसे चाहिए था। देखिए यहां लगी होगी स्क्रीन, जाना ऐसे चाहिए था, इस बी पॉइंट को स्ट्राइक करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और ये देखिए पॉइंट ए को जाकर स्ट्राइक करता है। अब देखिए क्या करना होगा, अब हमें इस केस में एक बेहतरीन अंदाज में यहां पर बेसिक फिजिक्स को अप्लाई करते हुए E/m की कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे करनी होगी, आइए, काफी इंटरेस्टिंग है। वाई डायरेक्शन में हमें बात करनी है। इन वाई डायरेक्शन अप्लाई S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, इसे अप्लाई करना होगा और हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे और फाइनली E/m को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहां पर y डायरेक्शन में बात की जाए तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया y, s को हमने y पुट किया, uy क्या होगा, uy देखिए 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, 0 पुट किया, 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगी, देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी Fe। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, Fe इज इक्वल टू ma, और Fe इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या होगी, E इंटू ई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ma। यहां से देखिए एक्सेलरेशन A क्या मिलती है, E/m। क्लियर है बात? इस एक्सेलरेशन A को यहां पर पुट कर देंगे, कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, हाफ इंटू E/m इंटू टी स्क्वेयर। देखिए टी स्क्वेयर को क्या पुट किया जाए, एक बेहतरीन अंदाज में इसकी बात करनी होगी, टी को क्या पुट किया जाए। देखिए Vx क्या है, Vx है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। ये देखिए x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, और y डायरेक्शन में कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, आप देख सकते हैं y डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये है y, तो x क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन। यहां से यहां तक मैंने बात की है, तो Vx क्या होगी, ध्यान से देखिए, Vx होगी x/t। क्लियर है बात? तो t क्या हुआ, t हुआ यहां पर x/Vx। ध्यान से देखिए t हमें यहां से क्या मिल पाएगा, t हमें यहां से x/Vx मिल पाएगा। ये देखिए इस प्रकार से वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से इक्वेट करने के बाद हमें t मिल पाएगा, और इस प्रकार से हमने इनको रीअरेंज किया और हमें t मिल पाया x/Vx। आइए इस t को हमें यहां पुट करना है, जल्दी से यहां पुट करेंगे। ये x एंड y यहां से मेजरेबल होंगे, आसानी के साथ इनको मेजर किया जाएगा। हमारा काम तो E/m कैलकुलेट करना है। x एंड y हमें यहां से मिल जाएंगे, आसानी के साथ मिल जाएंगे x एंड y। यहां पर t पुट करने के बाद देखिए क्या एक्सप्रेशन आपको मिलता है, यहां पर t पुट करने के बाद हमें इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में यह एक्सप्रेशन मिलता है, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू E/m इंटू टी स्क्वेयर है, और t देखिए क्या है, t हमारे पास x/Vx है, ये x/Vx है t, ये हमने पुट किया तो यहां क्या मिलता है, यहां हमें x⁻² इंटू 1/Vx⁻², ये टी स्क्वेयर है, x⁻² इंटू 1/Vx⁻²। कब होगा ये, जब हम t की पावर 2 यहां पर पुट करते हैं। क्लियर है बात? यहां पर देखिए टी स्क्वेयर है, तो टी स्क्वेयर है तो टी को पुट करने के बाद यही तो मिल पाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर ये आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस Vx को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, इसकी माया को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां देखिए जब हमने F मैग्नेटिक F इलेक्ट्रिक को इक्वलाइज किया है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमें या इनको इक्वलाइज करने से क्या मिल पाएगी, इनको इक्वलाइज करने से हमें वेलोसिटी v मिल पाएगी। ये Vx क्या है, E/b है,
ध्यान से देखिए, ये Vx है E बाई बी, Vx इज कैपिटल E बाई बी, ये हम देख चुके हैं। अब हमें Vx को पुट करना होगा, क्योंकि Vx को हम जानते नहीं थे, लेकिन E बाई बी से हमने Vx को जान लिया है। तो 1/2 इंटू ई बाई एम इंटू एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय ई बाई बी रेज टू पावर 2, ई रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, बी रेज टू पावर 2। तो बी रेज टू पावर 2 आपको यहां मिलती है। ई से ये पावर 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है बात। यहां से देखिए, इनको रीअरेंज करने के बाद ई बाई एम क्या मिलता है, इनको रीअरेंज करने के बाद ई बाई एम हमें मिलता है 2 इंटू वाई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 2 इंटू बी रेज टू पावर 2। देखिए हमने क्या किया, y से मल्टीप्लाई किया, किसको, y से मल्टीप्लाई किया इस 2 को, इस m को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें e बाय एम की फॉर्म चाहिए। अगर हमें e बाय एम की फॉर्म चाहिए, इसको एज इट इज रखा हमने, और किससे मल्टीप्लाई किया, इस y के साथ हमने इस e को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किससे किया, इससे डिवाइड किया और इससे डिवाइड किया। इस बेहतरीन अंदाज में हमें e बाय एम का एक्सप्रेशन मिल पाएगा। और यहां वैल्यूज पुट करने के बाद हम y को जानते हैं, y यहां से मेजरेबल है। देखिए y को आसानी के साथ यहां से मेजर किया जा सकता है, x को भी यहां से मेजर किया जा सकता है, एंड E एंड B तो हमने अप्लाई किए ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को तो हमने खुद अप्लाई किया है। तो देखिए E को हम जानते हैं, B को हम जानते हैं, Y को हम जानते हैं, X को हम जानते हैं। ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें E बाय एम मिल पाएगा। और ध्यान से देखिए, E बाय एम यहां से जे थॉमसन को क्या मिल पाया था, चार्ज नेगेटिव है, तो -1.7588 इंटू 10 रेज टू पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, ये मिल पाया था चार्ज बाय मास। क्लियर है बात। देखिए चार्ज आसानी के साथ कैलकुलेट नहीं हो पाया था उस टाइम, मास कैलकुलेट नहीं हो पाया था, लेकिन जे थॉमसन कामयाब हो गए थे चार्ज बाय मास को कैलकुलेट करने में। और ये होगा चार्ज बाय मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। आइए आगे चले, चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया। इसके बाद काफी एफर्ट्स लगाए मिलिकन ने चार्ज को कैलकुलेट करने में, और मिलिकन कामयाब भी रहे चार्ज कैलकुलेट करने में। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की, जिससे कैलकुलेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मिलिकन ही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया था, और मिलिकन के साथ उनके फ्रेंड थे फ्लेचर, जिनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा चार्ज कैलकुलेशन में। आइए इसको जाने, चार्ज कैलकुलेशन क्या है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। ध्यान से देखिए, एक कंटेनर हमारे पास है और इसमें परफोरेटेड एनोड हमारे पास है। ये जो एनोड आप देख रहे हैं इसमें होल्स हैं, तो ये क्या होगी, ये परफोरेटेड एनोड होगी, जिससे हमें ऑयल ड्रॉपलेट को पास करना है। क्यों पास करना है, इसकी पूरी माया को हम जानेंगे, कैसे चार्ज कैलकुलेट किया इसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों का यहां पर डिस्कशन करते हैं, ताकि आसानी के साथ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉपलेट। जी हां, एक ऑयल ड्रॉपलेट पर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और जिस प्रकार से एक ऑयल ड्रॉपलेट पर चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से बेहतरीन अंदाज में काफी सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स पर चार्ज हमें कैलकुलेट करना होगा। द ऑयल ड्रॉपलेट is made stationary between two electrodes on which a very high potential is applied। देखिए किस प्रकार से पोटेंशियल अप्लाइड होगा, इसकी बेहतरीन अंदाज में हमें बात करनी है। यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है, ये एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या है जो परफोरेटेड है जिसमें होल्स हैं, ये क्या है, ये एनोड है, और ये हमारे पास कैथोड है। ध्यान से देखिए, ये कैथोड है। बैटरी से किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड होगा। और ये आप देख रहे हैं, ये होल है, यहां से ऑयल ड्रॉपलेट्स पास होंगी।
ध्यान से देखिए, इस एटॉमाइजर में क्या है, इस एटॉमाइजर में ऑयल है, इस ऑयल का हमें स्प्रे करना होगा। डीओ की बोतल आपने देखी होगी, परफ्यूम की बोतल आपने देखी होगी, तो स्प्रे करते हैं जिस प्रकार से डीओ परफ्यूम का, वैसे ही इस एटॉमाइजर में प्रेजेंट जो ऑयल है उसका स्प्रे किया जाएगा। एटम के साइज की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाई जाएंगी, यानी काफी छोटी ड्रॉपलेट्स बनानी है, इसलिए इसको एटॉमाइजर बोलते हैं। एटम के साइज की ड्रॉपलेट यानी काफी छोटी ड्रॉपलेट बनाने की कोशिश की जाएगी, जितनी छोटी बन जाए इससे स्प्रे किया जाएगा। इस प्रकार से एटम के साइज की या वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स आप यहां पर देख पा रहे होंगे। किसकी ड्रॉपलेट्स हैं ये ड्रॉपलेट्स ऑयल की हैं। उम्मीद करता हूं इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद ये ऑयल ड्रॉपलेट्स यहां देखिए, इस एनोड से, परफोरेटेड एनोड से पास करते हुए या इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच आ जाएंगी। होगा क्या, यहां प्रेजेंट होगी गैस और गैस पर स्ट्राइक करती है एक्सरे। एक्सरे हाई एनर्जी रेडिएशन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट करती हैं गैस से, ये इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर है बात। जैसे अगर इस ऑयल ड्रॉपलेट को, चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट को जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, मैग्नीफाई करके देखें, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट हमें कैसी दिखेगी, देखिए ऐसी दिखेगी। मैग्नीफाई करके देखें, और इसमें कौन बैठा है, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है। क्लियर है बात। कौन बैठा है इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है। और यहां आपने क्या किया, एक्सरे पास करने से जो गैस यहां प्रेजेंट थी, ये गैस आयोनाइज हुई। जैसे हाइड्रोजन गैस यहां पर है, एक्सरे के इन्फ्लुएंस में ये आयोनाइज हो जाएगी, 2H+ बनेंगे, एंड इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे 1H2 के आयोनाइज होने से। किसकी प्रेजेंस में, एक्स रेज की प्रेजेंस में ऐसा होगा। ऐसा कारनामा एक्स रेज की प्रेजेंस में होगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन होगा, आपको चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट मिल जाएगी। ये क्या है, ये है चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट। इस चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, आइए इसकी बात करें। mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रही होगी, तो ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, ऊपर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर यहां पर इसको बैलेंस कर दिया जाए, इस फील्ड को इस प्रकार से वेरी करें हम, ताकि ये ड्रॉपलेट यहां पर स्टेशनरी हो जाए, यानी नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स और जो फोर्स नीचे लग रही है, ये फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये देखिए यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, इनको हमें इक्वलाइज करना है, तभी तो ये ऑयल ड्रॉपलेट इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्टेशनरी हो पाएंगी। क्लियर है कि नहीं है। इसको हम कैसे देख पाएंगे, यहां पर होगा माइक्रोस्कोप, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉनिटर करना है, ये ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो जाए, यानी ये फोर्स इस mg के इक्वल हो जाए। अरे रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी, रुक जाएगी। उम्मीद करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इक्वलाइज करना होगा E को किसके साथ, mg के साथ। तो यहां से देखिए चार्ज E हमें मिल पाएगा, यहां से क्या मिल पाएगा, चार्ज E हमें मिल पाएगा। चार्ज E क्या होगा, ये होगा mg बाय कैपिटल E, और इसकी वैल्यू क्या मिल पाएगी, जो मोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू है उसकी हम बात करेंगे। जो मोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू है ये क्या होगी चार्ज की, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E की वैल्यू -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिलती है। कुछ एरर होंगे लेकिन काफी कम एरर रहा था, बाद में इसको एक्यूरेट किया गया, और हमें आज देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या मिलता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, ये मिलता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिलता है। कूलम चार्ज की SI यूनिट है। मिलिकन से हल्का फुल्का एरर हुआ था,
लेकिन फिर भी काफी क्लोज चार्ज की वैल्यू को मिलिकन अपने इस एक्सपेरिमेंट से एक बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेट कर पाए थे। क्या वैल्यू मिल पाई थी? हमें वैल्यू मिल पाई थी मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी है? ये है। आज हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कितना कंसिडर करते हैं या कितना होता है, एक्चुअल में कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमने उस ऑयल ड्रॉपलेट के चार्ज की बात की है जिस ऑयल ड्रॉपलेट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो चार्ज क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। यानी चार्ज जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, और माइनस साइन है इंटू n कूलम। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और इसको हम स्मॉल e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी Q इज इक्वल टू -n इंटू e। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। देखिए ये e का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इतना कूलम होगा, n हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ध्यान से देखिए, इस ऑयल ड्रॉपलेट में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हुए उतने टाइम्स ये क्या हो जाएगा, उस ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज हो जाएगा। यानी हमें इस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिस नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन्स उस ऑयल ड्रॉपलेट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात? अब देखिए एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने आंसर को पोस्ट करें। अगर मिलिकन के साथ फ्लेचर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अहम योगदान यहां पर निभाया था इस ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में, तो उनका नाम क्यों नहीं है? इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया किसी भी बुक में? फ्लेचर का नाम क्यों नहीं है? और 1923 में केवल मिलिकन को ही क्यों नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, फ्लेचर को क्यों नहीं? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखते हैं। आइए चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद अब वक्त हो गया है मास कैलकुलेट करने का। पहले थॉमसन महाराज ना अकेले चार्ज को कैलकुलेट कर पाए थे ना मास को कैलकुलेट कर पाए थे, उन्होंने चार्ज बाय मास कैलकुलेट किया था। तो काम आसान किया, मिलिकन ने चार्ज कैलकुलेट किया, और चार्ज बाय मास ये रेशियो किसने कैलकुलेट कर लिया था? ये थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया था। तो एक बेहतरीन अंदाज में अगर चार्ज को डिवाइड कर दिया जाए, चार्ज को डिवाइड कर दिया जाए किससे? चार्ज बाय मास से, चार्ज बाय मास से, तो देखिए क्या होगा, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल पाएगा? मास मिल पाएगा। ये हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और चार्ज बाय मास क्या कैलकुलेट किया जे थॉमसन ने अपने बेहतरीन एक्सपेरिमेंट से? -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या मिल पाएगा मास? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल पाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये होगा इसका फाइनल आंसर। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्राम में क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होगा। आई होप आपने भी इलेक्ट्रॉन के मास को प्रीवियस सेशन में ही कैलकुलेट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। ग्राम किलोग्राम के साथ आपने इलेक्ट्रॉन के मास को एएमयू यूनिट में भी याद कर लिया होगा। चलिए रिवाइज करते हैं। एएमयू यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? 0.000548 एएमयू। 1 एएमयू कितने ग्राम के इक्वल है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। हमने क्या किया? इतने ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे बेहतरीन अंदाज में हमें एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास मिल पाएगा। इलेक्ट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बाद अब वक्त हो गया है
किसी पार्टिकल के चार्ज की बात करनी हो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या होगा। आइए इसकी बात करें। या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से चार्ज अपीयर होता है। तो यहां पर चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? चार्ज की मिनिमम वैल्यू तो तभी हो सकती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो। इससे कम नेगेटिव चार्ज हो नहीं सकता है। एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ होगा नहीं, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा, दो की वजह से चार्ज होगा। इस प्रकार से इंटीग्रल नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। क्लियर है बात? तो देखिए चार्ज की मिनिमम वैल्यू ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज अपीयर होगा इलेक्ट्रॉन की उस नंबर से, इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये जो चार्ज है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? देखिए चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एन। एन का होगा इंटीग्रल मल्टीपल। एन क्या हो सकता है? एन हो सकता है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस नंबर से इस ई को मल्टीप्लाई करेंगे। ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना कूलम चार्ज हमें मिल पाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने टाइम्स हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को कंसिडर करना होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। ये हमने किसी भी पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज की बात की है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें चार्ज से रिलेटेड एक शानदार कैलकुलेशन यहां पर देखनी है, जिसमें हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट करना है। क्या आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आप जानने लग जाएंगे। कैसे? देखिए यूनिटरी मेथड से चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखिए चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है। क्लियर है बात? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है? चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल का मीनिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखिए, एक मोल का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन का ये नंबर। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतना कूलम होगा। 1 मोल का मीनिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स। इस नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल पाएगा चार्ज कूलम में? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में हमें मिल पाएगा, देखिए ये 96485.3 कूलम। इतना मिल पाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा प्रिसाइजली आप यहां पर इसको कंसिडर करेंगे और इसको भी कंसिडर करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यही आपको मिलेगा। यानी कंक्लूड क्या करना है? कंक्लूड हमें यह करना है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स और 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इज 96485.3 कूलम। क्लियर है बात? और ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। ये होगा नेगेटिव साइन के साथ। और इसी चार्ज को 1 फैराडे भी बोला जाता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा? 1 फैराडे होगा। देखिए सर फैराडे ने एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स और 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को किस बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट किया। इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को सर फैराडे ने बोला 1 फैराडे। उन्होंने अपने नाम से ही चार्ज को रिप्रेजेंट किया
1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 1 फेराडे होगा। एक और यूनिट चार्ज की आप जानने लग गए हैं, 1 फेराडे किसके इक्वल होगा। चलिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यूज करते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, ये इक्वल है -96500 कूलम की। ये वैल्यू भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कोरस्पोंडिंग कंसीडर की जा सकती है। तो देखिए 1 फेराडे किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ 96500 कूलम के इक्वल। जी हां, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही तो है, क्लियर है बात। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फेराडे ने अपने नाम से क्या बोला, एक और नई यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हुए 1 फेराडे बोला। तो 1 फेराडे कितने कूलम के इक्वल है, ये आपके सामने है। आइए आगे चलें और बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 कूलम होगा, या फिर ऐसी बात कर सकते हैं 1 कूलम के कोरस्पोंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यूनिटरी मेथड हमें एक बेहतरीन अंदाज में यहां पर अप्लाई करना होगा। देखिए अगर चार्ज हो, ध्यान से देखिए, इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इतना कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये होगा, इतना कूलम होगा। 1 कूलम के कोरस्पोंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। सिंपल यूनिटरी मेथड है। देखिए इतना कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है, 1 कूलम चार्ज के कोरस्पोंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, यानी 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ये होगा इसका फाइनल आंसर। आइए आगे चलें, मोलर मास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। मोलर मास, मोलर मास का मीनिंग क्या है, कुछ याद आया आपको, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको बताया जा चुका है। मोलर मास का मीनिंग मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, क्लियर है बात। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स और 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा, मोलर मास होगा। आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड हमारे पास है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास ये होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मास ये है, इतने इलेक्ट्रॉन के मास की बात करनी है, इस नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से इस 1 इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई आसानी के साथ। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर एक बेहतरीन क्वेश्चन को प्रकट किया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वे 1 ग्राम। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने चार्ज से रिलेटेड किया है, अभी कुछ ही टाइम पहले क्वेश्चन किया था, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 कूलम होगा, ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास 1 ग्राम होगा। इसको भी हम यूनिटरी मेथड से एक बेहतरीन अंदाज में यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, यहां देखिए, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है इतने ग्राम, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो 1 ग्राम के कोरस्पोंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28। देखिए 1 ग्राम के कोरस्पोंडिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, किसके कोरस्पोंडिंग, 1 ग्राम के कोरस्पोंडिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से ही क्रैक कर सकते हैं।
कंप्यूटर जी एक अच्छा क्वेश्चन पेश कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 किलोग्राम। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम है। आपका दिमाग भी हिल गया होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। किया जा सकता है यूनिटरी मेथड, हर दर्द की दवा है। कैसे, देखिए ध्यान से, यूनिटरी मेथड से इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिटरी मेथड से हम सबसे पहले ये जानेंगे 1 किलोग्राम की कोरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें पता चल गया तो आसानी के साथ मोल्स की भी बात कर लेंगे। जी हां, 1 किलोग्राम की कोरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सबसे पहले हमारा टास्क होगा। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है मास के कोरस्पॉन्डिंग, तो मास एक तरफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ। इसी प्रकार से हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम ये मास है। कितने इलेक्ट्रॉन का मास है, ये मास 1 इलेक्ट्रॉन का है। अरे भूल तो नहीं गए बच्चा पार्टी, अगर आपको याद है तो देखिए 1 किलोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी आपके सामने है। 1 किलोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 से आपको डिवाइड करना होगा 1 को, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मिल पाएंगे। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 1 किलोग्राम की कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। 1 किलोग्राम की कोरस्पॉन्डिंग कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के होंगे, इसकी बात करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर है, पार्टिकल का नंबर है, तो मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया में चलते हैं। पार्टिकल का नंबर हमारे पास हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, याद है आपको। पार्टिकल का नंबर हमारे पास हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। इस बेहतरीन अंदाज में हम यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। पार्टिकल्स का नंबर देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखिए क्या है, 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखिए पार्टिकल्स का नंबर है 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये पार्टिकल्स का नंबर है। क्लियर है बात। अब देखिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया गया यानी Na से, और 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम आपको मिल पाएंगे 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अरे ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो कर दीजिए ना इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई आपने किया है तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स आपके पास होंगे। ये जे एडवांस्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे, किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यहां से आपने सीखा होगा इस फॉर्मूला को आप इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए तो अप्लाई करते आए ही हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे इस फॉर्मूला को एक बेहतरीन अंदाज में अप्लाई किया जा सकता है ये हम देख चुके हैं। पार्टिकल्स का नंबर पुट करना है और उसको डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से। इस प्रकार से पार्टिकल्स का नंबर पुट किया, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, पूरी माया हमारे सामने है। फाइनल आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए आगे चलना होगा। आगे हमें कैथोड रे ट्यूब की यूज की बात करनी होगी। क्या पुराने टेलीविजन आपने देखे हैं, पुराने टेलीविजन में होती थी कैथोड रे ट्यूब, क्लियर है, जिससे पिक्चर बन पाती थी। जी हाँ, कैथोड रे ट्यूब होती थी पुराने टेलीविजन में। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर इज द रिजल्ट ऑफ फ्लोरोसेंस फ्रॉम टीवी स्क्रीन। फ्लोरोसेंस का ही रिजल्ट होता था पिक्चर। पुराना टीवी देखा आपने, अगर नहीं देखा है तो फिर आप, इंटरनेट की दुनिया है, नेट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पुराना टीवी है, क्लियर है बात। तो देखिए अगर आप पुराने टीवी को देख चुके हैं और उसकी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, ये स्क्रीन के पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है और जैसे ही कैथोड रे स्ट्राइक करेंगी ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। और इसका रिजल्ट ही क्या होगा,
इसका रिजल्ट ही पिक्चर होगा, टेलीविजन पिक्चर इसका रिजल्ट होगा। जो पिक्चर्स होंगी ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पर कैथोड रेज स्ट्राइक करने से बने होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वक्त हो गया है ये जानने का, क्या कैथोड रेज किसी ऑब्जेक्ट की शैडो बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मेटल क्रॉस अगर यहां पर लेंगे एनोड पर, अगर यहां पर मेटल क्रॉस लिया जाएगा, इस तरफ से कैथोड की तरफ से जो रेज आ रही होंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर क्या बनाएंगे? देखिए काफी थिक लिया आपने, ये जो मेटल क्रॉस लिया है काफी थिक लिया है। अगर काफी थिक मेटल क्रॉस लिया है तो इससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसके अगल बगल से निकल जाएंगे। और यहां पर आपको इसके पीछे इसकी क्या बनती हुई नजर आएगी? इसका प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा, इसकी परछाई बनती हुई नजर आएगी, इसकी शैडो बनती हुई नजर आएगी। कैथोड रेज फॉर्म शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। देखिए अगर ये क्रॉस होगा तो इसकी शैडो भी क्रॉस बन पाएगी इस प्रकार से। इस बेहतरीन अंदाज में कैथोड रेज अगर यहां से पास होंगी तो शैडो बन पाएगी, इसके पीछे ही तो बनेगी शैडो। क्लियर है बात? तो चलिए अगर यह आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, एक और कैथोड रे की आपने प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें लास्ट प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है, रोटेशन ऑफ पैडल व्हील। कैथोड रेज क्या है? ये पार्टिकल्स ही तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास एनर्जी है, मोमेंटम है। और अगर पैडल व्हील इनके रास्ते में रखा जाए, इफ पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन देयर पाथ देन दे कैन रोटेट पैडल व्हील। किस प्रकार से रोटेट करती हैं? ऐसी इस पैडल व्हील के साथ स्ट्राइक होंगी और ये पैडल व्हील रोल करते करते फ्रिक्शनलेस है यहां तक पहुंच पाएगा। क्लियर है बात? इस प्रकार से पैडल व्हील को कैथोड रेज ने रोटेट कर दिया है। इनके पास मोमेंटम है, इनके पास एनर्जी है, तो पैडल व्हील को रोटेट कर सकते हैं। कौन? कैथोड रेज। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमने काफी सारी बातें कैथोड रेज के बारे में जान ली है और इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को फिनिश कर लिया है। एक और अध्याय के साथ हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे, जिसके अंदर हमें बात करनी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, और काफी सारे क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करते रहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी को बनाते रहिए, कड़ियों को एक साथ जोड़ते रहिए। काफी मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। एक कहानी दूसरी कहानी से कैसे जुड़ी हुई है, ये पूरी माया हम जानेंगे। चलिए अब वक्त हो गया है नेक्स्ट सेशन में मिलने का। आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।